ये हमें डिफाइन की गई होगी कि 9 आवर्स अगर आप कर रहे हैं, 5 डेज वर्किंग कर रहे हैं, तो आप कई बार देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि कई है जो वो 8.5वें घंटे में काम करना शुरू करते हैं और दिखाते 10वें या 11वें घंटे में एक ईमेल भेज के कि मैं कितना देर रुका ऑफिस में, पर वो काम नहीं है। आप 9 घंटा ही करिए, 1 मिनट भी ज्यादा मत करिए, लेकिन आप एफिशिएंटली काम करिए। पॉलिटिक्स और ड्रग्स, ये दोनों ही है और पहले भी थी और ये रहेंगी। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल होती नहीं है, ये होती है। आपने करियर की शुरुआत की तो करीब आपकी सैलरी कुछ 2000 से आपने शुरुआत की। जी जी। और आज मोर और लेस एज अ एमडी में करीब 200,000 से 400,000 के बीचों बीच कुछ। हाँ, ये एक जर्नी है। वेलकम अमित। हाय सैम। हाय। अगर ऑडियंस के लिए आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो बहुत अच्छा है। करंटली डेजिग्नेशन अगर कोई देखे तो मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, राइट। प्रो इमेज एक्सपर्ट्स है, मीडिया वर्क्स करके, तो उसमें मैं मैनेजिंग डायरेक्टर की डेजिग्नेशन पे काम करता हूँ। क्योंकि आपका बहुत सारा जो आपका एक्सपीरियंस है वो एचआर रिलेटेड है। उसी वक्त में जब कोई फायर होता है तो दरअसल वो एक प्रोसेस क्या है, मतलब जो सीनियर पोजीशन पे कोई है और बस वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे इसको फायर करना है, दरअसल वो प्रोसेस क्या है फायर करने का? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट चीज होती है कि सिक्के के दो पहलू हैं। आप हायरिंग करते हैं तो एक खुशी देखते हैं आप जो हायर हुआ उसकी, क्योंकि उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से, उसके टैलेंट के हिसाब से हम उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और जब हम किसी को कहते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हो पा रही है, इसके वजह से हमें उसे मजबूरन कहना पड़ता है कि हम नहीं साथ काम कर सकते, तो बहुत डिफिकल्ट फेज होता है। पर मेरा मानना ऐसा है हुसैन जी कि इसमें जो डिफिकल्ट पार्ट, जो मैंने कहा कि अगर हमको किसी को कहना है कि आप और हम अब साथ में ही काम कर सकते, इसके पीछे एक लंबी प्रोसेस होती है और होनी चाहिए। इसमें जिम्मेदारी ज्यादातर जो मैनेजर होते हैं, जो डिपार्टमेंट में उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनकी ज्यादा होती है, इस हिसाब से कि जब वो काम शुरू करते हैं तो क्या उन्हें उस काम की जो डिटेल्स है वो दी गई है। दूसरा, क्या उन्हें एक टाइमलाइंस जो बहुत जरूरी होती है उस काम को करने की वो बताई गई है। उसके बाद जो एक्सपेक्टेशन होती है, क्या वो हर महीने जब महीना खत्म हो या हफ्ता खत्म हो, डिपेंड करता है आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उस डिपार्टमेंट की फंक्शनैलिटी के ऊपर, कि आपको हफ्ते में उनके साथ बैठ के उनको ये चर्चा कर रही है कि आप कहाँ पे प्रोग्रेस कर रहे हैं, कहाँ पे क्या कर पा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि अगर ये कोई अच्छी तरीके से रिलीजियसली इस प्रोसेस को फॉलो करे तो ये नौबत बहुत कम आती है कि कोई काम न कर पाए और उसको हमको मजबूरी से कहना पड़े कि आप साथ काम नहीं कर सकते। पर जब ये अगर कोई नौबत आ भी जाती है, क्योंकि मैं मानता हूं कि हम कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस्ड जो इंटरव्यूज होते हैं, चाहे वो फंक्शनल इंटरव्यू करें या एचआर की तरफ से इंटरव्यू हो, होता है कि उसमें आप 80% 90% तक आप जज कर पाए। और आप क्या जज कर रहे हैं? 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के इंटरव्यू में आप आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जो स्किल्स है वो आप कोशिश कर रहे हैं उस इंटरव्यू के पास देखने में कि वो जो कह रहा है कितनी मैच हो रही है। और उस 2 घंटे में आप डिसाइड करते हैं कि ठीक है, इनको हम लेते हैं, जॉब ऑफर करते हैं। अब जब वो नहीं कर पाता है कोई काम और आप हफ्ते में या महीने में आप उसको बैठ के चर्चा करते हैं, आप उससे डिस्कस करते हैं, और जब वो उस पूरी कोशिश के बावजूद कुछ नहीं हो पाता है, उसको सारे सपोर्ट देने के बाद, तो उसको भी आपका ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक प्रोसेस है कि आपको उसको बताना होगा कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम साथ आए थे, आपकी स्किल्स है, आप कर पा रहे हैं। ये नहीं कि आप उसको इस तरह से बताए कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप काफी एक्सपीरियंस के बाद यहां पे बैठे हैं।
पर वो है उसका सारा कुछ उसने आपके ऊपर ट्रस्ट करके जॉब को लिया हुआ है, उसकी स्किल पे उसने ट्रस्ट किया हुआ है। अब कोई कारणवश हो सकता है कि वो नहीं कर पा रहा है, और उसमें बहुत सारे कारण बैकग्राउंड में होते हैं जो जानना जरूरी या ना जरूरी, इसमें कोई मतलब जितना जाने ठीक, नहीं जाने तो भी ठीक। पर एंड में ऑब्वियसली आप कंपनी की भी प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी देखना चाहते हैं, और जब नहीं हो पा रहा है वो चीज, उस दौरान अगर आपने प्रोसेस फॉलो किए जहां पे आपने कंटिन्यूस संवाद रखा है उनसे जो इस जॉब की पोजीशन में है, वो काम कर रहे हैं और वो नहीं आउटपुट दे पा रहे, तो मेरा मानना है कि उनको ये कहना ज्यादा जरूरी है कि आप में वो सारी काबिलियत है, पर जो हम चाहते हैं इस वक्त और जो आप डिलीवर कर पा रहे हैं वो मैच नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कुछ सालों बाद या फिर दोबारा अगर मौका मिले तो हम साथ काम कर सकते हैं। और एक ऐसे पॉजिटिव नोट पे मेरा मानना है कि वो सेपरेशन अगर आप करें तो जो जा रहे हैं हमारी कंपनी से, उनको भी वो कड़वाहट नहीं होगी मन में, उनको ये यकीन होगा कि कोशिश पूरी तरह से की गई, उनके मैनेजर्स ने, कंपनी ने मौका भी दिया गया। पर होता है कई बार परिस्थिति नहीं होती हमारे वश में, और उसके वजह से अगर वो नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप पॉजिटिव नोट पे उसको विदा कीजिए। एंड आई एम श्योर आगे लाइफ में, क्योंकि मेरे तो कई एग्जांपल्स हैं जहां पे हम दोबारा भी एक साथ काम कर सकते हैं, और उस दूसरे मौके पे वो काफी अच्छा परफॉर्म कर पाए। सो क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल जहां आपको लगा था कि किसे फायर किया जा रहा है और आपके लिए वो बहुत डिफिकल्ट मोमेंट था कि किस तरह से इस एम्प्लॉय को मैं बताओ कि वी डोंट नीड यू एनी मोर, तो वो क्या प्रोसेस था, कैसा लगा और कैसे हैंडल किया आपने उसको? हाँ, बहुत टफ क्वेश्चन है, बट हाँ, ये मौके आते हैं। आप कॉर्पोरेट में जब काम करते हैं तो आप भी एक एम्प्लॉय हैं। आप कभी ये ना भूलें कि आपने भी शुरुआत तो उस बेस लेवल से ही की थी, और आप भी एक एम्प्लॉय हैं, और आज भी आप एक एम्प्लॉय हैं। और शॉर्टकट टू सक्सेस तो कोई है ही नहीं। तो जैसा आपने सवाल किया कि अगर कोई है जहां पे आपको लगता है कि ये आपको बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, वो तब होता है हुसैन जी, जब मोस्टली हम कोई ओवरसीज प्रोसेस में काम करते हैं। ओवरसीज प्रोसेस में काम करके हमने देखा कि सबसे हाल ही का उदाहरण जो मेरे दर्शक रिलेट भी कर पाएंगे, कि जब पैंडेमिक हुआ, पैंडेमिक होने के कारण सबको ये पता था कि अब जो अक्रॉस द ग्लोब बिजनेसेस डाउन है, कोई अपने आप से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, जो ओवरसीज में आपके दूसरी टीम मेंबर्स हैं वो आपको क्या ही बताएंगे, क्योंकि काम वैसे ही कम हुआ है। और ये भी बात सही है कि कंपनी क्या करेगी अब, अगर इतने सारे एम्प्लॉय एक समय में थे और अब फिलहाल वो जरूरत है नहीं। तो एक ड्यू प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस फॉलो करना मैं मानता हूं कि दो तरीके से हो सकता है। एक है कि आप बस आपके एम्प्लॉयज जो भी है उनको बुलाएं, उनको बताएं कि इस तरह का जो भी चल रहा है। आई एम श्योर एम्प्लॉयज को भी पता होता है कि ये जो प्रोसेस है फिलहाल इसमें बिजनेस आ नहीं रहा है और अनसर्टिनिटी है, तो उसके हिसाब से हमें आपको कहना होगा कि अब थोड़े समय के लिए वील हैव टू पार्ट वेज। पर हाँ, इसमें मैंने देखा है कि कई बार ये गलतियां हो जाती है कि उसको बहुत ही रोबोटिक तरीके से बोल दिया जाता है। रही ये बात की जो आपने सवाल किया कि कितना डिफिकल्ट है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है, इमोशनली बहुत ड्रेनिंग होता है, क्योंकि आप का दूसरा परिवार आपका एक कंपनी है जो आप कंपनी में काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि सक्सेसफुल होने के लिए पैशनेटली, ऑनेस्टली अगर आप काम करें तो एक वो लगाव हो ही जाता है आपके सारे कलीग से, और वो एक दूसरा परिवार होता है। आप सबसे ज्यादा समय आपके घर के अलावा यहाँ पे बिताते हैं, तो वो कम्युनिकेट करना मेरा मानना है कि उसे जनरल एक पब्लिक गैदरिंग में कम्युनिकेट करना सही नहीं होगा। हालांकि ये बातें रहती नहीं है ज्यादा, मतलब एम्प्लॉयज को भी पता होता है कि हाँ शायद ऐसा कुछ होगा, पर वन ऑन वन कम्युनिकेशन की इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप वन ऑन वन कम्युनिकेशन करेंगे, आप बात को ठीक तरीके से रख पाएंगे, आप समझाएंगे, तो मैं मानता हूं कि ये चीज थोड़ी सी ईज आउट होती है, लोग भी समझते हैं। आप जो आपकी ड्यू प्रोसेस है उसके हिसाब से आप आपके एम्प्लॉयज को कंपनसेट करें, जो आपके स्टैट्यूटरी नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करें। आपकी खुद की कंपनी की भी पॉलिसीज होती है, उसे आप क्लियरली फॉलो करें। और अगर आप
संवाद बहुत इंपॉर्टेंट है उस एनजीओ में। अगर हम क्लियरली बात कर पा रहे हैं एम्प्लॉय से और वन ऑन वन बात कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि ये थोड़ा इजी हो जाता है। और मेरे खुद के लाइफ में इस तरीके के 2-3 अवसर आए जहां पे मुझे ये चीज करनी पड़ी, और था डिफिकल्ट, पर ये मैंने हमेशा ध्यान रखा कि जिससे भी हम बात कर रहे हैं, हम बात उससे और उसके परिवार से कर रहे हैं। तो आपको बहुत सोचना पड़ता है कि इसके पीछे जो हम जिस एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं उसकी एक फैमिली है, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे वाइफ हो, हस्बैंड हो, चिल्ड्रन हो। तो आपको वो ध्यान में रखते हुए उस एम्पैथी के साथ आपको बात करना होता है। ये जो पॉलिसी की आपने बात की, ऑनेस्टली क्या वाकई में कंपनीज पॉलिसीज फॉलो करती है जब भी किसी को फायर करती है, या फिर कभी टर्न अराउंड भी होता है उसमें, कुछ किसी तरह से आप बाईपास करके भी कुछ चीजें कर देते हो, या ग्रे एरिया है? तो उसे देखिए, पॉलिसी क्लियरली डिफाइंड होती है। मैं मानता हूं कि कोई भी स्टैंडर्ड ढंग की कंपनी अगर है तो उसमें पॉलिसीज ब्लैक एंड व्हाइट होती है, उसमें कहीं पे भी ग्रे की गुंजाइश नहीं होती। अब फॉलो करना तो ये उस तरह की बात होगी, जैसे मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स में बिलीव करता हूं कि पॉलिसीज तो डिफाइंड है कि आप रेड जब सिग्नल हो तो रुके, और जब ग्रीन सिग्नल हो तो आप जा सकते हैं, ताकि आपको पता है कि अब मैं अपनी गाड़ी आगे ले जा सकता हूं। मगर फॉलो करने वाले उसमें कई तरीके के लोग आपको दिखेंगे जो सोचेंगे कि नहीं, मैं चला जाता हूं, कोई भी तो नहीं है आगे, तो मैं आगे चला गया। कोई होगा कि नहीं, डिफाइन की है तो कुछ कारण होगा, तो उस चीज को फॉलो करें। तो बस यही है कि आपको, अगर मैं एचआर फंक्शन की बात करूं तो यहाँ पे हमारा जो एचआर डिपार्टमेंट है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब कभी ये इशू कोई एम्प्लॉय उठाता है कि मुझे पता तक नहीं था और आपने सडनली मुझे कम्युनिकेट कर दिया, तो ये वैसा ही हुआ कि कोई रेड सिग्नल था और पार कर गया और अब पकड़ा गया है, तो अब समझाना होगा उसे कि क्यों ये चीज हुई, और दोनों तरफ से आपको पहले समझना होगा कि हुआ क्या था। कभी भी आप एक तरफ की बात सुन के नतीजे पर मत पहुंचिए। ये मेरा हर एक से, जो भी, चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट में हो, अगर आपको कोई भी इश्यू है लग रहा है तो हमेशा दूसरा पक्ष समझने की कोशिश करें और उसी के बाद आप एक निर्णय लें। क्योंकि हमेशा ये होता है कि हम एक तरफ की सुन के और ये डिसीजन लेने में हमें बहुत उत्सुकता होती है कि अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़े, पर नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए, समझिए कि क्यों ऐसा हुआ, और उसके बाद मैं बहुत श्योर हूं कि आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा जो दोनों तरफ से एक सेटिस्फैक्शन देगा। ज्यादातर हम ये स्टोरीज बहुत सुनते हैं कॉर्पोरेट में, दैट एचआर जो है वो काम नहीं करते। ओके, सो ये इस पे आपका क्या टेक है? अब बात ऐसी है कि आप और आपकी कंपनी को एचआर जो फंक्शन है उसको पोजीशन किस तरीके से किया हुआ है। एक बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर कंपनी, जो जैसे मैंने कहा कि एक स्टैंडर्ड कंपनी और ढंग की कंपनी है, उसमें एचआर फंक्शन वो फंक्शन है जो बहुत वेल डिफाइंड होता है, काफी एम्पावर्ड होता है। पर अब क्या वो एम्पावरमेंट आप उसको सही में यूटिलाइज कराना चाहेंगे, ये डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट पे। अगर एचआर एम्पावर्ड सही तरीके से है तो बहुत सारी चीजें जो हमें लगता है कि ये तो एक सपोर्ट फंक्शन है, कई बार मैंने ऐसा महसूस किया है जब अर्लियर मेरे कैरियर में कि सपोर्ट फंक्शन को उतनी अहमियत नहीं दी जाती है। हमेशा जो दूसरे रेवेन्यू जनरेटिंग फंक्शंस है उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन अगर एम्पावर्ड है एचआर, तो लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है कि आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत आसानी से सॉल्व की जा रही है बैकग्राउंड में, और वो आपको शायद पता भी नहीं है। तो उनका ध्यान आपके, सबसे पहले कंपनी में आप तो 24 घंटा रहोगे नहीं, एचआर प्रेजेंट रहता है, तो एक फीलिंग रहती है हमेशा हर एम्प्लॉयज में कि हाँ, ये गवर्निंग बॉडी है, बहुत जरूरी है। गवर्निंग बॉडी का मेरा ये मतलब नहीं है कि कोई पुलिसिंग कर रहा है आप पे, पर अगर आपको, मेरे हिसाब से कोई भी इस चीज को समझ पाएगा कि
जब तक हमारे घर पे पेरेंट्स होते हैं या गार्जियन होते हैं, तो एक एहसास हमेशा रहता है हमारे साथ कि नहीं कोई है जो हमें देख रहा है, हमारा ख्याल भी रख रहा है। अगर हम टाइम पे ना सोए तो वो कहेगा कि नहीं ये सही नहीं है, आप सो। जो हमारी रूटीन है उसका प्रॉपर ध्यान रखना। अगर कुछ आउट ऑफ द वे या कुछ अलग किया जा रहा है तो गार्जियन या जो पेरेंट्स, तो एचआर एक उस फंक्शन की तरह है। एचआर इसके लिए नहीं है कि बस या तो वो भर्ती करे और या तो निकाले और या तो बस वो पेरोल प्रोसेस कर दे। ये तो एक ट्रांजेक्शनल, मैं कहता हूं कि 10 या 15% उनका जॉब रोल है या जिम्मेदारी है। ज्यादातर उनकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि किस तरह से वो ये जो सारी चीजें हैं जहां पे एक माहौल कंपनी का हमेशा अच्छा रहे, इश्यूज हो तो उसको ज्यादा वो बड़े ना हो और पहले ही उसको आइडेंटिफाई करके उसको रिजोल्व कर दे। वो उनको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई भी एम्प्लॉय चाहे कोई भी लेवल पे हो वो उनसे बात कर सकता है और उनके पास भी वो उतनी जो कहते हैं ना कि कनेक्ट एक होना चाहिए, उनकी अप्रोच होनी चाहिए कि हाँ कोई उनसे अगर बात करे ये ना फील करे कि वो कंप्लेन रेज कर रहा है या सिर्फ इशू के लिए है। दे आर योर फ्रेंड्स, आपके पास है और सपोर्ट फंक्शन होने के बावजूद बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है उनका। बस यही है कि मैनेजमेंट उस पर्टिकुलर रोल को और डिपार्टमेंट को कैसे पोजीशन कर रहा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने करीब 25 साल निकाले इस कॉर्पोरेट में। कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको बहुत ज्यादा इसका अच्छा नहीं लगा, या आप थोड़े से अनकंफर्टेबल थे, या जनरली आपको एक क्वेश्चन मार्क रहा है? अब ये लाइफ है तो हम इसमें दो राय नहीं कि धूप और छांव को हम अलग नहीं कर सकते, ना दिन रात को हम सेपरेट कर सकते। तो आप जब काम करते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन जो चीज है ना, ये अगर आप रखेंगे तो स्वाभाविक है कि कोई ऐसा समय होगा जब एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी होगी, आपको अच्छा लगेगा। कोई समय ऐसा होगा जब एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो आपको थोड़ा दुख होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, वो एक बहुत ही टोटली फिलोसॉफिकल बात हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन होती है जब आप 100% आपका देते हैं, मेहनत करते हैं, तो उम्मीद होती है कि सामने भी इस तरह से कि हमारी एक बोलते हैं ना रिकग्निशन हो और एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी हो रही है तो हम भी उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी दे या सामने हम व्यवहार उस तरह से रखें। लेकिन जहां तक ये सवाल आपका कि अब अगर इसको आप इस तरीके से देखिए कि क्या मैं खुश हूं उस पर्टिकुलर चीज में हमेशा, तो जो मुझे अगर लगता है कि बुरा लगना, अगर मैं इसको पिनपॉइंट करूं तो वो सिर्फ ये होता है कि जब आप अगर एज एन इंडिविजुअल जब आप शुरू कर रहे हैं अपना कैरियर, आप ये मत सोचिए कि अगर आप सही बोल रहे हैं तो ये होगा और आपने देखा है कि अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है तो उसका अच्छा हो रहा है, या थोड़ा सा झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता है। और ये भी सही बात है कि अगर आप सही भी बोल रहे हैं तो वो बोलने का आपका तरीका क्या है। अब आप अगर एक एग्जांपल देता हूं कि आपने जस्ट ज्वाइन किया है कंपनी में और आपने देखा कि कुछ चीजें जो आपके एक्सपीरियंस के बाद आपने एक 4-5 महीने काम किए, 6 महीने, और आपके एक अच्छी आइडिया है और वो आइडिया जो वहां पे एक समझो 4 साल 6 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके 1-2 लेवल ऊपर है और मीटिंग्स हो रही है और आपको ये आइडिया आपकी पुटअप करनी है। स्वाभाविक है कि जो 5-6 साल से काम कर रहा है उसका कुछ तो बैकग्राउंड होगा वो पर्टिकुलर प्रोसेस को सेट करने में। अब अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप हो और आपने एकदम से आपकी बातें रखने शुरू की, गलत कुछ नहीं है, लेकिन फिर डिपेंड करता है कि जो सामने सुनने वाला है क्या वो उतनी गहराई में आपकी बात को समझ पाएगा। अगर वो नहीं समझ पाएगा तो फिर ये जो आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है और सच है, ये मेरे ख्याल से आपका कोई काम का नहीं होगा। तो फिर से मैं ये कह रहा हूं दर्शकों की सच बोलना जरूरी है, पर जो आप शब्द चूज करते हैं, सिचुएशन चूज करते हैं, सर्कमस्टांसेस होता है। क्योंकि मैंने जो देखा है अपने लाइफ में कि सर्कमस्टांसेस और जो सिचुएशन, ठीक है, और उस पे जो बात बैठे उस समय पे, ये तीनों चीजों पे जो बात सही बैठ जाए या जो बात बैठ जाए और सबको सही लगे, वो एक सच हो जाता है। तो ये मेरा कहना है कि आप बोलिए, पर आप जो मौका चुनते हैं, जो आप जिससे कहना चाहते हैं, आप पहले उनको भी समझिए कि वो क्यों इस तरीके से कोई प्रोसेस चला रहे हैं।
और आप बेशक आपके एक सॉल्यूशन को या आपकी बात को एक सॉल्यूशन की तरह रखें। आप ये बोले कि आपने ये कोशिश की है 4-5 साल, मैं ये चीज बता रहा हूं, ये भी कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो हम फिर से ये वाली चीज पे वापस आ सकते हैं। अब दूसरी एग्जांपल ले लेता हूं कि कई बार जब आप एक लेवल पे आ जाते हैं, आप खुद मीटिंग का पार्ट होते हैं, आप कई बार मैंने महसूस किया है कि हम ये दिखाते हैं उस मीटिंग्स में जो आधा सच है, या हम कोई अपनी टीम को कवर अप करने के लिए कुछ चीजें बता रहा है, कोई 10-10 दिन सिर्फ वो मीटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि क्या जरूरत है इस तरीके की मीटिंग की, जहां पे आप खुद इतना समय आपके एम्प्लॉइज का या आपके टीम मेंबर्स का उसमें डाल रहे हैं, जहां पे आपको उनसे या तो आप कोई प्रेजेंटेशन बनवा रहे हैं, स्लाइड्स बनवा रहे हैं, अच्छा वो बनाए सही है, लेकिन उसमें भी डेटा इस तरह से आपको दिखाया जा रहा है कि दुनिया में सारे अच्छे काम हम ही कर रहे हैं और पता नहीं क्या हुआ, और अब आगे से हम वापस से ये करेंगे, और सारी प्रोमिसेस। एंड मुझे ये टोटल टाइम वेस्ट लगता है। और अगर ये मेरा पर्सनल नजरिया, इसमें किसी को मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीजें सही नहीं है, अगर उन चीजों को सही तरीके से करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, रिव्यू होना चाहिए, मीटिंग्स होनी चाहिए, पर ऐसे नहीं कि आपका 10-10 दिन 12-12 दिन जो काम के हैं वो मीटिंग्स पे जा रहे हैं। तो हाँ, ये जो दो तीन चीजें हैं जो मैंने देखी मेरे करियर में, तो मैंने कोशिश की है कि इसको मैं थोड़ा चेंज करूं, इसको थोड़ा रियलिस्टिक करें। और ये तब होता है जब इसको मैंने जब डिटेल में मैं जब कई बार सोचता था अकेले में कि क्यों इस तरीके से ये प्रेजेंट किया जाता है, या कोई क्यों सही नहीं बता पा रहा है। तो इसमें ये होता है कि जो डर होता है रिव्यू शब्द का, या जो मीटिंग ले रहा है उस पर्सनालिटी का, जबकि वो भी पर्सनालिटी शायद ऐसी ना हो कि हम डर रहे हैं खामगा, लेकिन वो डर के कारण हमें कोई कुछ बोल न दे, अब हमको दिखाना है कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया। ये सारी चीजें जो है मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। आप अपने एम्प्लॉइज को बस रिस्पेक्ट करिए, उनको ये बोलिए कि आपकी जो शिफ्ट आवर्स है कुछ सोच के ही ये पूरे दुनिया में डिफाइन की गई होगी कि 9 आवर्स अगर आप कर रहे हैं, 5 डेज वर्किंग कर रहे हैं, तो आप कई बार देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि कई है जो वो 8.5वें घंटे में काम करना शुरू करते हैं और दिखाते 10वें या 11वें घंटे में एक ईमेल भेज के कि मैं कितना देर रुका ऑफिस में, पर वो काम नहीं है। आप 9 घंटा ही करिए, 1 मिनट भी ज्यादा मत करिए, लेकिन आप एफिशिएंटली काम करिए। और ये कुछ चीजें हैं जो मेरे करियर में मैंने देखी, जो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सी महसूस हुई, और मैंने जब जब मौका मिला उसको मेरे तरीके से करेक्ट करने की कोशिश की, बहुत हद तक सक्सेस भी मिली उसमें। और बस कोशिश वही रहती है कि एक अच्छे माहौल में जो भी बात हो, मीटिंग हो, कोई प्रेजेंट कर रहा हो या काम कर रहा हो, अगर माहौल अच्छा है तो आपका काम, आपके कलीग्स सारे आपके साथ सही रहेंगे। So ये 9 hours है, that includes the break. करेक्ट। तो 9 घंटे, हाँ, तो ये बेसिकली इंटरनेशनल कंपनियों में हमेशा आप देखेंगे 5 डेज वर्किंग होती है, और उसमें 9 आवर्स का आपका शिफ्ट होती है। उसमें आपको तकरीबन 45 मिनट्स से 1 आवर डिपेंडिंग हर एक कंपनी का एक आपको ब्रेक टाइम दिया जाता है। सो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस का जो एक बहुत ज्यादा इंटेंस चैलेंज चल रहा है, ये कितने हद तक वाकई में है, और कितने हद तक, जैसे कि आपने कहा कि कभी कभी 6-7 घंटा कोई काम ही नहीं करता और लास्ट आवर में काम शुरू करता है, तो ये कितने हद तक ये सच है, एंड इज इट डोमेन स्पेसिफिक? गुड क्वेश्चन हुसैन जी। तो देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है, और खास करके आज के माहौल में वो और जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिम्मेदारियां कम तो नहीं, बढ़ी रही हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, और उसके साथ साथ जो स्ट्रेस जो होता है, और आज की जनरेशन में हमारे समय तो हम, और अगेन दर्शकों के लिए यही कहता हूँ कि जब हमारे टाइम पे हमको ये वर्ड्स पता भी नहीं थे जो आजकल जो जनरेशन यूज करते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो कहते हैं कि मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया है, हैरेसमेंट हो रहा है, या स्टेबिलिटी नहीं है माइंड की,
ये नहीं कह रहा हूं कि अभी की जनरेशन वो बहुत ज्यादा आगे है, हमसे बहुत ज्यादा होशियार है, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, और सही में अगर देखा जाए तो उन्हें काफी चीजें पता है जो हमें पता तक नहीं थी। बस मेरा खाली ये कहना है कि चीजों को सिंपल रखें, कॉम्प्लिकेटेड ना करें। आप ये समझिए कि आपकी स्किल कंपनी को पसंद आई है, उस स्किल को आप कंपनी को दे रहे हैं, जिसको कहते हैं कि उसके वजह से आपको एक आपकी अर्निंग्स मिल रही है, एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। आपको जो सेकंड, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपका सबसे ज्यादा समय इधर बीत रहा है, राइट, उसमें आपको ये करना है कि चीजों को ज्यादा स्ट्रेच ना करें। आपका जो काम है पहले उसे सही तरीके से समझें। आपकी जो शिफ्ट है, अगर वो ट्रांजेक्शनल जॉब है, जैसे आपने कहा कि बैक ऑफिस, और ये तो मैं खाली थोड़ा सा दर्शकों को बता दूंगी, बैक ऑफिस सिर्फ ये है कि आप सामने आपके क्लाइंट को मिल नहीं रहे हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल कि अगर आप शॉप पे हैं, आप शॉप पे कंटिन्यूस अगर आप देखें तो कोई ना कोई कस्टमर और क्लाइंट आएगा, तो आपको हमेशा वहां पे अवेलेबल होना, रेडी रहना जरूरी है। बैक ऑफिस में वो होता है कि जहां पे आप उस शॉप का बिलिंग आप कर रहे हो या बैक एंड में कुछ प्रोसेस कर रहे हो, आपका बाकी मेंटेनेंस का काम कर रहे हो, तो वो आपका बैक ऑफिस प्रोसेस हो जाता है। बैक ऑफिस प्रोसेस में भी उतनी जिम्मेदारियां हैं इंपॉर्टेंट जितनी कि आपकी फ्रंट ऑफिस में है। फ्रंट ऑफिस में फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आसान, मैंने दोनों डोमेन में काम किया हुआ है। फ्रंट ऑफिस में इसके लिए क्योंकि वहां पे आपको चॉइस ही नहीं है, आप आए ऑफिस में और आपके सामने क्लाइंट्स की या तो सारी उनकी क्वेरीज है, कंप्लेंट्स है, वो आपको मिल गई और आप उसे रिजॉल्व करते रहिए। और उसकी ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत रेयर होगा कि वो कम होगा या आपके पास कभी काम उस तरीके का ना होगा। और बैक ऑफिस में भी यही है कि आप ट्रांजेक्शन जो है वो क्लाइंट फेसिंग नहीं है, पर हाँ आप उसको, कोई प्रोसेस है जो आप उसको पूरा कर रहे हैं, कोई फॉर्म फिलिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, कोई फॉर्म चेकिंग में इन्वॉल्व होता है, कोई क्रेडिट ऑपरेशंस में होता है जिसमें बैंकिंग में ये चीज ज्यादा यूज होती है। तो दोनों में ही आपको टारगेट्स हैं, दोनों में ही आपको काम करना है, और दोनों में बहुत जरूरी है कि अगर आप ये जान लें कि आपका दिन शुरू कैसे होगा, आपको ये समझना है कि आपका ट्रांजेक्शन तो है ही, तो आपका ब्रेक क्या है, कब खत्म होगा। और बैक ऑफिस हो या फ्रंट ऑफिस हो, अगर आपको आपकी जॉब क्लैरिटी है, आपको पता है करना क्या है इस दिन में, मुझे नहीं लगता है कि आपको स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस हम खुद पैदा करते हैं ज्यादा सोच के। आप अगर 9 घंटा आपका एनालाइज करें, आप बहुत इजीली आपके काम को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। और आपको सिर्फ वही करना है कि आप अपने काम से काम रखें। आप ज्यादा ध्यान देंगे कि उसने बाजू में काम किया नहीं, उसको किसी ने बोला नहीं, मुझे बोला, कुछ और हो रहा है कहीं पे, वो क्यों इस तरह के हो रहा है। तो आपका समय आएगा जब आप उस पोजीशन पे होंगे, आप ये चीजें ठीक करिए ना, आपको कौन रोक रहा है। पर अभी आप जो पोजीशन पे है, आपका एक पर्टिकुलर अथॉरिटी, एक डोमेन है, आपकी एक दायरा है, उस दायरे में आप रहिए, आपका काम करिए, फोकस्ड रहिए। और मैं नहीं समझता हूं कि आपको कभी भी रुकावट आएगी आपके कैरियर। सो एज अ एचआर हेड, क्या कंपनीज इंस्पेक्शन करती है किसी तरह का, मतलब सडन इंस्पेक्शन जो फेस्ट में तो काफी चलता है, तो यहाँ सडन इंस्पेक्शंस भी होते हैं? यहाँ पे हुसैन जी, जो मेरी समझ से, जैसे अगर मैं समझ पाया हूं आपका सवाल, तो इसमें इंस्पेक्शन से ज्यादा हम कहते हैं कि एम्प्लॉय की पल्स समझना, स्किप लेवल मीटिंग्स लेना। तो एक एचआर डिपार्टमेंट ये इसके लिए करता है कि उसे ये नहीं जानना है, मैंने जैसे कि कहा कि बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि अगर स्किप मीटिंग हो रही है, तो मैं पहले बता दूं स्किप मीटिंग है क्या। स्किप मीटिंग बेसिकली इस तरह की होती है कि जैसे मान के चलिए एक टीम है और उसमें 10 टीम सदस्य हैं। अब वो जो टीम को लीड कर रहा है, हम उसे फिलहाल उस मीट में नहीं रखेंगे। एचआर वो टीम मेंबर्स को मिलेगा, एक और बता के मिलेगा कि हम आपकी टीम से मिलने वाले हैं, और जो टीम लीडर जो भी उस टीम को हेड कर रहा है, उसके जो सुपरवाइजर है वो भी उस टीम में अगर शामिल हो तो बहुत बड़ी अच्छी चीज है। और फिर जो संवाद करेंगे सिर्फ यही पूछेंगे कि आपका क्या चल रहा है, आप किस चीज को, आपको ऐसा है कि आप इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं क्योंकि इसमें आपको सही लग रहा है कि आपका काम बराबर हो रहा है,
कौन सी चीज है जो आप चाहते हैं कि नहीं, ये चीज अगर बंद हो तो इससे और काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी, और कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज को थोड़ा डिस्कस करें तो बेटर होगा क्योंकि इसमें आपकी कुछ अलग राय है। तो ये बेसिक सी क्वेरीज होती है जो एचआर की तरफ से पूछी जाती है, सिर्फ इसके लिए कि उन्हें ये जानना है कि टीम की जो मानसिक दशा है वो सही है, उनका जो सोच है वो पॉजिटिव तरीके से ज्यादा आ रही है, जो रिस्पॉन्सेस मिल रहा है, या रिस्पॉन्सेस में कुछ ऐसी अलार्मिंग चीजें हैं जो उसको एड्रेस करना है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज आप जानिए कि सही और गलत कुछ नहीं होता है, ये देखा जाता है कि जो उस टीम को लीड भी कर रहा है तो उसने किस संदर्भ में उस चीज को कराया होगा जो आज टीम कह रही है कि मत कराइए। तो ये होता है स्किप लेवल बेसिकली। अब इसमें जैसे वेस्ट में इंस्पेक्शंस के नाम पे ये चीजें की जाती है और शायद स्किप भी होता होगा, पर यहाँ पे हम जब इस तरह से मीटिंग्स लेते हैं, बातें करते हैं, पल्स जानते हैं एम्प्लॉइज की, उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो भी एचआर डिपार्टमेंट ये चीज कर रहा है वो उस एसेंस को, उस चीज को, उस पल्स को पकड़े जो जहां पे थोड़ा भी नेगेटिविटी उसे दिखे, और वो उस चीज को पहले समझे जिसकी लिए स्किप किया गया है कि वो क्यों उस चीज की नेगेटिविटी आ रही है उस बातों की, और उसकी बात भी समझने के बाद एक ऐसा सॉल्यूशन दे जिससे कि वो समस्या जो दिखाई गई है उसका भी हल हो जाए, टीम फिर से एक पॉजिटिव तरीके से सोचने लगे। और इस तरह से वो जो डिपार्टमेंट है एक टारगेट रखता है कि हर 3 महीने में एटलीस्ट 75 to 85% ऑफ द ओवरऑल ऑफिस को, क्राउड को वो उस तरीके से मिले, बात करें और जाने की क्या एग्जैक्टली है। तो ये चीजें होती है और जरूरी भी है, क्योंकि आप खुद देखेंगे कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल है, और मैं मानता हूं कि एचआर को हमेशा इसी तरह से सोचना चाहिए, और इवन एम्प्लॉइज को, कि एक फैमिली है और आप खुद जब एक फ्रेंड सर्कल में रहते हैं या फैमिली में, तो आप सिर्फ खाना और पानी पीने के अलावा ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक है ना। बस यही काम होता है इन इंस्पेक्शंस में और मीटिंग में कि भाई सब ठीक चल रहा है, सब कुछ सही है, अगर नहीं है तो आओ मिले साथ में और इसे सॉल्व करें। आपने करियर की शुरुआत की तो एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आई अंडरस्टैंड के करीब आपकी सैलरी कुछ 2000 से आपने शुरुआत की। जी जी। और आज मोर और लेस एज अ एमडी मैं समझता हूँ कि करीब शायद आई नो डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के हिसाब से आप नहीं बता सकते, बट करीब 200,000 से 400,000 के बीचों बीच कुछ। हाँ, ये एक जर्नी है हुसैन जी, और ये मेरा एक मानना है कि अगर हम सैलरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं नहीं कहता कि सैलरी इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन अगर हम उसे दरकिनार करके सिर्फ ये सोचे कि ये जो जर्नी है क्या ये मुझे शुरू से पता था कि ये होगा, अगर सवाल इस दिशा में है तो मैं ऑनेस्टली कहूंगा कि जब आप शुरू करते हैं, आप एकदम रॉ माइंड से एंटर करते हैं इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आपको बहुत सारी सच्चाइयां कुछ सरप्राइज के तौर पे, कुछ ग्रेजुअली आपको समझ में आती है कि इतना भी आसान नहीं है। यस, उस समय ये नहीं पता होता है कि आप क्या और कितने समय में इस चीज को हासिल, एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा नहीं था। आई एम श्योर कई बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं जो इस चीज को देख पाते हैं कि 10 साल में उनको कहाँ होना है या 20 साल में कहाँ पहुंचना है। पर हाँ, मैं अगर अपनी बात कहूँ, मुझे नहीं पता था। मैं हमेशा से इस चीज को बिलीव करता आया हूँ, और उस समय भी कि आज चूंकि मैंने साइंस से ग्रेजुएट किया था तो अब हमारे पास ऑप्शंस क्या था, जॉब तो जरूरी है, और ऑप्शन बस यही था कि उस समय की अपॉर्चुनिटी आई कि सेल्स में आपको जॉब मिल रहा है एज ए मेडिकल रेप, तो आपकी थोड़ी सी जो पढ़ाई है वो भी यूज हो रही है, और आप सेल्स में काम करेंगे। हालांकि मैं बता दूं, फर्स्ट चॉइस या प्रिफर्ड चॉइस कभी नहीं होती है सेल्स। कोई ये कहे तो मैं मतलब काफी हद तक ताज्जुब रहूंगा और सरप्राइज रहूंगा कि हाँ, लेकिन अभी की बात शायद और है कि सेल्स में भी काफी अपॉर्चुनिटीज और अलग अलग जो कहते हैं कि इसमें वर्टिकल्स आ गए हैं तो अट्रैक्टिव लगती है। पर
हमारे समय में और मेरे से जो जस्ट ग्रेजुएट हुआ था साइंस स्ट्रीम से, ऑप्शंस कम थे। सेल्स एक ऑप्शन था अवेलेबल, और कंपनी थी अच्छी, नामचीन कंपनी थी, तो जर्नी उधर से शुरू की। पर मेरा हमेशा से सिर्फ एक यही जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया वो ये था कि अगर आप अपना काम सही कर रहे हो, आप कभी ये मत समझो कि आप बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी में हो। मैटर ये करता है कि आपकी जो जो आसपास है उनकी कंपनी कैसी है। अगर आपके जो मेंटोर है, जो आपके पीयर्स हैं और लीडर्स हैं, उनसे आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखेंगे। कोई स्ट्रिक्ट होंगे, कोई स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, तो अलग अलग पर्सनालिटीज होती हैं, और मैंने हमेशा कुछ ना कुछ सीखा है। कई बार बिटर एक्सपीरियंसेस हुए हैं। सेल्स में हो तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार सक्सेसफुली हो, टारगेट्स मिस हो जाते थे कई बार इस तरह से टारगेट पूरे होते थे कि आप स्टार ऑफ द मंथ कहलाए जाएंगे। आप एशिया पैसिफिक जैसे रीजन में आपकी कंपनी अच्छा कर रही है और आप टॉप परफॉर्मर हो, उस तरीके का भी काम होता है। तो ये दोनों ही फेज मैंने देखे हैं, ग्रेजुअली की सक्सेस और फेलियर, ये दोनों होता है। लेकिन मेरा फोकस हमेशा मेहनत पे, वो कंपनी जिसपे भी मैं काम कर रहा हूं उसको अपना मानना, ये जानना जरूरी बहुत होता है कि हम जब काम कर रहे हैं तो उतना पैशन हम डाल रहे हैं उस काम में, ऑनेस्टी हम डाल रहे हैं। और कई बार मैं ये समझ सकता हूँ कि ऐसी फीलिंग्स हम बहुत सुनते हैं, हमारे कलीग्स में मैं सुनता था कि बस मैं क्यों करूं इतना ज्यादा, जितना दे रहे हैं मैं उतना करूंगा। लेकिन आप ये याद रखिए कि आप अगर मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, आप आपका डेडिकेशन 100% रख रहे हैं, चॉइस तो आपकी है ना वो कंपनी में आपको रहना है या आपको नहीं रहना है। आपको किसी ने बांध के रखा है नहीं। आप प्रोसेस फॉलो करेंगे, नोटिस पीरियड सर्व करेंगे, रेजिग्नेशन करेंगे, आपको कोई रोकेगा नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपका जो एफर्ट्स है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, पर आप उस वजह से कि आपको लग रहा है कि शायद किसी से बायसनेस हो रहा है या किसी और को ज्यादा मिल रहा है, मैं भी सेम काम कर रहा हूं, ये चीजें आती है दिमाग में, ह्यूमन बींग्स हैं हम सब। पर मैंने हमेशा उन चीजों को बहुत हद तक कोशिश की कि वो मेरे थॉट प्रोसेस में ना आए, मैं उस चीज को फोकस ना करूं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब मैं काम करता हूं, मैं मेहनत 100% करता हूं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कोई नहीं ले सकता है। मैं अगर कहीं और भी जाऊंगा तो मैंने जितना एक्सपीरियंस उस चीज को लेके किया है डेडिकेटेडली, और कई तरीके अपनाए, कई चीजें एज अ सॉल्यूशन प्रोवाइड की कंपनी को, और सेल्स जनरेट की, या सेल्स के बाद जब मैं ऑपरेशंस में आया तो वहां पे मैंने देखा। तो ये सारी चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये समझिए कि आपकी मेहनत आपके साथ रहने वाली है। आप ये मत सोचिए कि क्या, हाँ मैं ये हमेशा कह रहा हूं कि अगर आपको डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़ रहा है, कोई अब्यूजर है जहां पे आप कोशिश करने के बावजूद उस चीज को नहीं चेंज कर पा रहे हैं, या सामने जो है वो समझ नहीं पा रहे इस चीज को कि डिसरिस्पेक्ट करना सही नहीं है, और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डेंट हो रहा है, आप बेशक ऐसे टॉक्सिक एटमॉस्फेयर से आपका हक है कि आप निकलिए, कोई इसमें झिझकने की जरूरत नहीं है। पर उस वजह से आपका डेडिकेशन आपके जॉब रोल में कम करना, मैं नहीं समझता वो सही चीज है। आप अपनी मेहनत करिए, आपका एक्सपीरियंस गेन करिए, क्योंकि आज तक मेरी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की शुरुआत और सेल्स में जो मैंने किया, वो कई जगह में आज तक उस चीज को इस्तेमाल करता हूं। उस सीख से मैं कई चीजें सॉल्व कर पाता हूं, और सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज आप सब क्या कर रहे हैं, सेल्स ही। आप कोई भी परिवार वाले से पूछिए, जब उनके बच्चे ट्यूशन जाते हैं, किसी को लगता होगा कि सेल्स जॉब तो नहीं है, पढ़ाना तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा कोई जॉब नहीं है दुनिया में, चाहे आप किधर भी हो, जो जहां पे आप कुछ सेल नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट आप इंटरव्यू देते हो तो आपकी स्किल्स बेच रहे हो एचआर में, और उसी के कारण वो आपको अगर कन्विंस हो रहे हैं तो वो आपको हायर कर रहे हैं। ट्यूशन टीचर है बच्चा, हमारी जो बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे ही पैसे भर दिए, हम चाहते हैं कि बच्चा ऑक्सफोर्ड टाइप या सबसे टॉपर के हिसाब से उसके मार्क्स आए, क्योंकि हमने तो उसको पढ़ाने भेज दिया एक्स्ट्रा स्कूल के अलावा। अब टीचर भी क्या कर रही है, टीचर भी तो वो स्किल उनकी जो पढ़ाने की वो बेच ही रही है ना। तब तो आप उनको, टीचर्स तो 10 अवेलेबल है, पर आपने एक ही को क्यों चुना? क्योंकि आपको लगा कि इसकी स्किल्स जो उन्होंने, मैं कन्विंस हुआ हूं
तो सेल्स हर जगह है, इससे आप भागिए मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये चीजों के हिसाब से ही आपका जो जर्नी है, हर एक फील्ड इंपॉर्टेंट है, हर एक जॉब इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस गेन करिए, उसमें आप शॉर्टकट मत देखिए। चेंज करना है जॉब, चेंज करिए। अगर आपको लगता है कि एटमॉस्फेयर सही नहीं है, आप पहले बात रखिए अपनी, अप्रोच करिए राइट लोगों को। फिर भी अगर बात नहीं बनती है, आप चेंज करिए। लेकिन समराइज करूं तो आपको, आपकी जो मेरी जर्नी है मेडिकल रेप से आज जो भी हूं, सिर्फ यही चीज मेरे लिए काम की कि जो भी काम किया उससे फोकस नहीं हटाया, डेडिकेटली काम किया, और उससे फ्लेक्सिबिलिटी माइंड में हमेशा रखी कि अब मैं अगर यहाँ पे हूं, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब लोगों को शायद जब वो देखेंगे और वो सर्च भी कर सकते हैं कि हमने रिसेशन देखा था 2008 में, जब यूएस में ज्यादा रिसेशन हुआ था और इम्पैक्ट उसका इंडिया में भी काफी हुआ था। उस समय एक अच्छी डेजिग्नेशन में था, अच्छे फ्यूचर भी प्रॉमिसिंग लग रहा था, पर अचानक से अगर आपको ये कम्युनिकेट कर दिया जाए कि आप आइए और अब आपको 2 महीना हम नोटिस दे रहे हैं कि ओवरऑल कंपनी का अब बजट ही नहीं है और ये हमको अब कम करना है स्टाफ को, अब आपकी कोई गलती नहीं है, ना आपने परफॉर्म नहीं किया, आप तो इनफैक्ट परफॉर्मर थे पिछले 2 क्वार्टर्स में, और फिर इस तरीके का जब आपको कम्युनिकेट किया जाए, ये होती है चीजें। अब अगर आप आपका माइंड रिजिड रखेंगे, आप ये कहेंगे नहीं अब मैं जो लेवल पे हूं वही लेवल पे है, मिलना है, और हो सकता है आपको मिल जाए अगर आप रिजिड रहे। अगर आपके पास वो बैंडविड्थ है कंटिन्यू करने की, थोड़ा और 3-4 महीना जॉब ढूंढने की, या घर रह के भी कोशिश करते रहने की, आपको मिलेगा जरूर। लेकिन फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है कि आपको जो आपके पास है, अगर आप में वो हुनर है, आप हार्डवर्क कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप समझ सकते हैं उस जॉब की नीड को और आप वो जॉब ले सकते हैं, चाहे वो एक लेवल नीचे है। अगर आपको वो यकीन है कि आप ऊपर रखते हैं, जो मुझ में था, मुझे लगा कि नहीं आज मुझे ये जरूरत है, मेरे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, तो मैंने उस चीज को अपनाया, फ्लेक्सिबल हुआ, मैंने पूरी डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, और एचआर जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, मैं थैंकफुल हूँ मेरे पीयर्स का, लीडर्स का और सुपरवाइजर्स का उस समय जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और मैं उसमें भी जब समझने के बाद मेहनत की और आगे बढ़ा। तो बस यही है कि आप मेहनत करते रहिए, डेडिकेट रहिए। तो बात करें अगर कॉरपोरेट में पॉलिटिक्स, इनर पॉलिटिक्स और ड्रग्स की, तो ये क्या, कितने हद तक ये सच है? अब देखिए, जब हम कहते हैं कि ये हमारा दूसरा परिवार है, राइट, अब एक एकदम कहते हैं ना, मैं एग्जांपल्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स में बिलीव करता हूँ। आप आपके दोस्तों के साथ जाते हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स जो सारे गैदर हुए, रिलेटिव्स गैदर हुए, राइट, सब तो आप कितना भी चाहें, कोशिश करें कि आप एक अच्छी सी ऑर्गेनाइज करें पार्टी, राइट, आप सबको खुश नहीं कर सकते। और जब अलग अलग तरीके के लोग आएंगे, वो अलग अलग पर्सनैलिटीज होंगी, तो अलग अलग बातें भी होंगी, और आप हर एक का मुंह बंद भी नहीं कर सकते। तो आपके सवाल को अगर मैं 2 भाग में बांटूं कि पॉलिटिक्स और ड्रग्स, ये दोनों ही है और पहले भी थी और ये रहेंगी। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल होती नहीं है, ये होती है। ये अगर मैं इसको इस तरह से बताऊं कि जब राम राज्य था, राम राज्य में भी आपने देखा ही होगा कि पॉलिटिक्स उस समय भी थी, दुख उस समय भी था, और खुशी उस समय भी थी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ, अब कृष्ण के समय में तो सबसे भयानक युद्ध हुए और लोग इतने मरे कि क्या वो कहे, राइट। तो इसका ये मतलब नहीं है कि चीजें नहीं होती हैं, वो हर समय चीजें होती है, सही चीजें भी होती हैं, गलत चीजें भी होती है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप चाहते क्या है। अगर आप, मैंने कहा कि फोकस्ड रहेंगे, आपके जो समय को सदुपयोग करके आपके काम में ध्यान देंगे, तो आप बहुत हद तक ये चीजों से बच सकते हैं। हाँ, कई बार होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम मेहनत करने के बावजूद किसी और को
आगे बढ़ने का मौका आसानी से मिल गया। होता है, रियलिटी है, इससे हम भाग नहीं सकते। लेकिन ये भी आप समझिए कि या तो आप है क्या उस तरीके के कि आप वो चीज कर सके। आपकी ऑनेस्टी आपकी चॉइस है, आपने उस चीज को चूज किया है। क्यों? क्योंकि आप जब घर जाते हो तो आपको एक सुकून होता है, आपको एक सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग रहती है कि मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं की, मैंने हमारा मेहनत का काम किया है, तो आप वो चैन से सो पा रहे हैं, राइट। अब आपके लिए अगर ये इंपॉर्टेंट है तो होगा कि थोड़ा आपके कैरियर की प्रोग्रेस में बाधाएं आएंगी, पर जरूरी नहीं। आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं और काफी अच्छे लोग होते हैं कॉर्पोरेट्स में भी। तो जहां थोड़े बहुत इस पॉलिटिक्स में घिरे हुए होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, पर उसी के साथ साथ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और आपको गाइड करते हैं। बस आपको चूज करने आना चाहिए कि आपको चूज दुख करना है, पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान देना है, या आपको ध्यान देना है कि सही लोगों की संगत में रहो और अपना काम मेहनत से करो, सो दैट आपकी प्रोग्रेस भले ही धीरे पर कांस्टेंट और श्योर शॉट पक्की मानी जाएगी। ड्रग्स की बात जैसे आपने की, तो ये एक सामाजिक सच्चाई है और आजकल की ये अभी में दिखाई ज्यादा देता है। ये नहीं कहूँ कि आजकल की जनरेशन ज्यादा कर रहे हैं, होता होगा, हमारे टाइम में भी हमने देखा है होता था। अब हम जैसे बीपीओ में काम करते हैं, तो एक फेज था जब मैं भी बीपीओ में काम करता था, और एक खास करके मेट्रो सिटीज में ये चीज बहुत ज्यादा बोली जाती थी कि बीपीओ में तो आसानी से मिल जाता है और कोई ये रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं है, और यहाँ पे तो लोग रात रात भर बाहर रहते हैं। पर ये सच्चाई नहीं है। रात में बाहर जाना इसके लिए पड़ता था क्योंकि हमारी जॉब ही हम कर रहे होते थे वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, और खास करके यूएस के लिए, जिनका समय ही तब शुरू होता है जब हमारी रात शुरू होती है। तो ये एक तो वो वजह से हम बाहर होते थे रात में। अब रात में बाहर है, पैसे मिल रहे हैं, तो ये आसानी से नहीं मिलते हैं। आपको बाकायदा 4 से 5 राउंड ऑफ इंटरव्यूज देना होता है। आपकी वो जो भाषा है वो क्या मैच कर रही है कि जो यूएस में लोग बैठे हैं वो समझ सके, तो उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर आप ये सारी स्टेजेस पार करते हैं तब आप सर्टिफाइड होते हैं कि आप एक्चुअली वो काम के लिए एलिजिबल हो। तो उसमें होता था कई बार, अब रात में लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो अपनी एंजॉयमेंट को ढूंढने के हिसाब से बाहर आपको मिलेंगे, कुछ है जो भटक जाते हैं और जो ड्रग्स जैसी चीजों में ढूंढते हैं उस एंजॉयमेंट को। पर ये चीजें जब दिखती हैं और हम जब इसको फेस करते हैं, हमारे पास जब कोई ऐसे एम्प्लॉयज आते हैं, तो ऑब्वियसली हम पहली चीजें काउंसिल करते हैं। पर कई बार हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉय कंप्लीटली इस चीज में लिप्त है और वो समझने की भी पोजीशन में नहीं है कि उसने जो किया है वो उसके साथ तो है ही, पर अपने फैमिली के साथ भी वो बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि वो शायद अपनी फैमिली का अकेला ब्रेड विनर हो, और अब वो कैरियर को दांव पे लगा रहा है, बस ये थोड़ी सी ये खुशी के लिए जो उसको लग रहा है कि ये करने से मुझे बहुत एक अलग ही मजा आ रहा है। तो ऐसे समय में हम काउंसिल करने के अलावा फैमिली को भी इंटीमेट करते हैं। और अगर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब ऑन द जॉब अगर कोई पकड़ा जाए तो हमको इमीडिएट निकालना भी पड़ता है। इंश्योर करिए कि ये चीजें जो ड्रग्स रिलेटेड जैसी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें कुछ कारण की वजह से मना की जाती हैं, या आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं, आपके थॉट प्रोसेस को इम्पैक्ट करती है, सोचने की क्षमता को आपको लगता होगा कि शायद बहुत ईज आउट हो गया है स्ट्रेस। ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेस को वो सिर्फ दबा देती है, सप्रेस कर देती है, ताकि आपको ये भ्रम हो जाए कि मेरे को स्ट्रेस नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ड्रग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सोसाइटी का, और हमें एज ए सिटीजन इस चीज को तो एटलीस्ट बिल्कुल एकदम मना कर देना चाहिए। किसी को भी अगर देख रहे हैं तो उसे समझा के इस चीज को एंटरटेन नहीं करना चाहिए कि कोई इस चीज को ये करे। जैसे कि आपने स्ट्रेस की बात कही, और हमारा पॉडकास्ट मेनली मेंटल हेल्थ फोकस्ड है ज़्यादातर, तो स्ट्रेस से अपने आप को संभाल कर रखने के लिए जनरली आप क्या एडवाइस करते हैं? फॉलो योर पैशन। मेरा ये कहना है कि स्ट्रेस तो होगा। आप सेल्स में हम होते हैं तो मुझे पता है स्ट्रेस है, पर आप हमेशा ये याद रखिए कि वर्स्ट से वर्स्ट क्या है। अगर आप, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि आप अपना डेडिकेशन 100% दे रहे हैं और आपने वो प्रोसेस समझी है,
आपको प्रोडक्ट पता है और आप उस प्रोडक्ट के ऊपर जो भी आपका जॉब रोल है, चाहे सेल्स हो या कोई और डोमेन में हो, आप वो चीज कर रहे हो। अब आपको सिर्फ ये करना है कि आपको माइंड को ये समझाइए कि वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा, राइट? कोई आपकी जिंदगी रुका नहीं सकता है। अगर आप मेहनती हैं तो कोई भी ये नहीं कर सकता है कि आपको बस खत्म कर दे या आपके कैरियर को रुका दे। तो ये आप भूल जाइए कि कोई भी आपको आपके कैरियर में फुल स्टॉप लगवा सकता है या आपको एकदम इस तरीके से कह सकता है कि आप कुछ भी चीज के काबिल नहीं है। ऐसा नहीं है, आप काबिल हैं और हर एक बंदा, हर एक जन यूनिक है, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है। तो अगर आप अपने आप पे पहले वो विश्वास रखने की क्षमता रखते हैं और वो डेवलप करें, वो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप पे विश्वास रखिए। आप ये मत सोचिए कि सामने में कभी कई बार जब देखता हूं कि डिप्रेशन के कुछ केसेस मेरे पास भी आते हैं और बहुत फनी सी चीजें हैं कि डिप्रेस हो रहे हैं क्यों? क्योंकि कुछ क्रिएटिव चीज की और आजकल सोशल टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म का जमाना है, तो बस पोस्ट कर दी और वो उतने लाइक्स नहीं मिले। अब आप बताइए कि हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पे टेक्नोलॉजी डिसाइड कर रही है कि मैं खुश रहूं या दुखी रहूं। मैं उन अनजान लोगों से जो जिनको मैं शायद मिला भी नहीं हूं, वो मुझे थम्स अप दे रहे हैं या हार्ट शेप का लाइक दे रहे हैं और वो लाइक से मैं अपने मूड को चेंज कर रहा हूं। अब इससे ज्यादा बेबसी क्या हो सकती है, राइट? अब आप ये सोचिए कि आपके जो आसपास के दोस्त हैं, आप उनको भी उनके बर्थडे पे विश करने के लिए फोन तक नहीं कर सकते। बस टेक्नोलॉजी है तो आपने एक मैसेज डाल दिया और खत्म। और इन सब चीजों का हम खुद शिकार हैं। कॉन्शियसली हमें ये देखना है कि स्ट्रेस रहेगा, लेकिन उसे टैकल करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस उससे ऊपर होना चाहिए। आपको कोई ह्यूमिलिएट नहीं कर सकता है। आप ऐसा कभी नहीं है कि आपकी स्किल्स कम है। आपने डेडिकेशन से अगर काम किया है तो कई बार नहीं होता है, हम जॉब ले लेते हैं लेकिन हमारा हो सकता है कि जो स्किल्स है और जो जॉब में रिक्वायरमेंट है उस समय वो मैच ही ना हो रहा हो। तो आप समय ये मत करिए, कंपनी ये रियलाइज करे उसके पहले आप रियलाइज करिए नहीं हो पा रहा है तो आप प्रोएक्टिवली सामने अप्रोच करिए और आप बोलिए कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, या तो मुझे कोई और डिपार्टमेंट में आप दे दीजिए काम, या तो फिर मैं खुद नोटिस सर्व करता हूं। और नो प्रॉब्लम, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने इसे कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या है, आपको जॉब चेंज करना होगा, लेकिन आप ये यकीन करिए कि मैंने इतने साल काम किए, मैं हमेशा कोई और एग्जाम्पल नहीं दूंगा, ना कोई बड़ी बातें करूंगा। मैंने ये देखा है कि कोई भी आपके जॉब को, आपके करियर को नहीं रुका सकता। आपका मेहनत अगर है तो आप आगे बढ़ोगे ही, वो कॉन्फिडेंस आपको हमेशा रहना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि आपकी जो टाइम है, प्लान करिए दिन को, थोड़ा सा वो जरूरी होता है क्योंकि हम फ्रेश होते हैं, हम शुरू के 5-6 घंटे प्रोडक्टिव होते हैं। तो आपको अगर बैक ऑफिस काम है तो आपकी ट्रांजेक्शनल वाले काम है जो जिसमें ज्यादा दिमाग की आपको जरूरत ना हो, उसे आप जो बाकी के जो 2-3 घंटे बचे हैं शिफ्ट के उसमें करिए। जो फ्रेश काम है, जो क्रिटिकल काम है, उसको पहले 3-4 घंटे में करिए। आप इस तरह से अगर आप प्लान करेंगे और चीजें करेंगे तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। और जैसे मैंने कहा शुरू में कि आइडेंटिटी आपकी और वो ट्रस्ट आपके ऊपर, आपके पैशन को फॉलो करिए। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, आपका वो बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है, चाहे जो भी हो उसे मत छोड़िए। अगर आप म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, आपकी आइडेंटिटी है, एटलीस्ट कुछ समय आपका वो जो आपके मूड को रिफ्रेश करे, आपको वो चीज करना ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शिफ्ट के दौरान आप म्यूजिक सुनने चालू करें, वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चीजें जो आपको आपके लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट थी और क्रिएटिव थी, होता यह है कि हम जब जॉब में आ जाते हैं, ये सारी चीजें हमको लगता है और हमें कई बार ऐसा बताया तो नहीं जाता है, पर हमको जो आसपास हम देखते हैं तो ये लगता है कि नहीं, अब तो सिर्फ काम है, जिम्मेदारी है, काम है, सब है और वो सब रहेगा, कुछ खत्म नहीं होता है, काम हमेशा रहेगा। ये जो चीजें आपको डिफाइन करती थी, जिसकी वजह से आप आपके फ्रेंड सर्कल को आपने बनाया, जिसकी वजह से आपकी पहचान बनी, जिसकी वजह से हम कह सकते थे कि हाँ भाई ये है, इसको तो ये तो स्पोर्ट्स पर्सन है, ये है, इसका तो म्यूजिक में बहुत अच्छा चॉइस है। तो ये चीजें आप क्यों भूल जाते हैं? ये जो आपकी लाइकिंग है, हॉबीज है,
इसे आप कभी छोड़िए मत, क्योंकि उस वजह से आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन होती है, उस वजह से आप क्रिएटिव होते हो उतना, और उस वजह से ही कहीं ना कहीं वो स्किल होती है जिसकी वजह से आप जो भी जॉब हो वो चीज कर पा रहे हो। तो ये हमेशा मेंटेन रखिए, और मैं श्योर कह सकता हूँ, यकीन से कह सकता हूँ कि आपके पास स्ट्रेस, मैं नहीं कह रहा हूँ स्ट्रेस खत्म होगा, पर आपको स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी। अगर ऑडियंस जानना चाहे आज के खास करके यूथ कि ऐसी कौन सी स्किल्स है जो अब बहुत ज़्यादा अपकमिंग है, बहुत नेसेसरी है, और जो आपको वो गैप दिख रहा है कि जो आप ढूंढ रहे हैं और जो रिक्वायरमेंट है उसमें एक गैप है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो ऑब्जर्व किया है मैंने, जो पेशेंस ये वर्ड है ना, कि थोड़ा संवाई रखना, थोड़ा पेशेंस, जो हमको आज मैं देखता हूं कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हम अपने आप से ही कर लेते हैं कि हमें क्विक ग्रोथ चाहिए। अब एक जगह हमने 6 महीने बिताए नहीं, 8 महीने बिताए नहीं कि हमको इमीडिएटली नेक्स्ट लेवल चाहिए, प्रमोशन चाहिए, उसके बाद हमको उसमें आगे काफी एक्सपेक्टेशन इतनी हो जाती है कि हम खुद ही से हमारी एक्सपेक्टेशन से दुखी हो जाते हैं। और ये सारा चीजें होती है क्योंकि पेशेंस, अगर ये एक चीज, और ये चीज का कोई ऐसा नहीं है कि कोई क्लासेस है कि मैंने देखा नहीं है कि कोई क्लासेस में जाके ये दिखा रहे हैं कि आप पेशेंस डेवलप करिए। ये आपको डेली लाइफ से इंस्पिरेशन ड्रॉ करना होगा। आई एम श्योर जब आप कॉलेज में थे, कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि टारगेट है, जाना है, क्योंकि आज प्रैक्टिकल्स मिस नहीं करना है या लेक्चर्स मिस नहीं करना इंपॉर्टेंट है, और ट्रेन कई बार लेट हो गई, स्पेशली ये बॉम्बे के लोग रिलेट कर पाएंगे, या उस जगह की जहां पे ट्रैफिक की वजह से कई लोग फंस जाते हैं। आपको जाना है और आपके पास ऑप्शन नहीं है, बस वेट करना है क्योंकि ट्रेन एक दो कैंसिल हो गई है। आप क्या करते हैं? आप दौड़ने तो नहीं लग जाते हैं जिधर आपको पहुंचना है, आपको पेशेंस, आपका टेस्ट हो रहा होता है उस समय। अब आप फ्रस्ट्रेट होंगे, 4 गालियां बकेंगे, ये हो गया वो हो गया, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको पता है कि अब अगली ट्रेन आएगी 10 मिनट बाद, आप शांति रखिए। 10 मिनट आपको वैसे भी, आप कितना भी उछल कूद कर ले, आप पहुंचने नहीं वाले हैं क्योंकि आपको जाना उसी ट्रेन से है। तो बेटर होगा कि वो जो लाइफ के इंस्टेंसेस है जहां पे आपको इस तरीके से आपको सिचुएशन का सामना करना पड़ा, वहां पे जैसे आपने वो पेशेंस को डेवलप किया, या डेवलप मजबूरन करना पड़ा, लेकिन वो आपने रियलाइज किया कि हाँ अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, राइट। हम पेशेंस रखते हैं ना जब हम एग्जाम पेपर में, एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और अब हमें कुछ सवाल आ नहीं रहा होता है, और अब मैं तो मेरी बात करूंगा कि इतना भी स्टूडियस नहीं था, तो पेशेंस रखना पड़ता है कि कुछ याद आ जाए, और हम बैठे रहते हैं एक क्वेश्चन को सोचते हुए। अब पढ़ाई नहीं की है तो आपको कैसे आएगा, लेकिन आप पेशेंस रखते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो उम्मीद रहती है कि नहीं शायद कुछ तो लिख दूं, राइट। अब बस छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे आपको थोड़ा सा ये रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पे, ट्रस्ट रखना है और रुकना है। थोड़ा रुकाव जरूरी है आज के लोगों में, जो खास करके मैं देखता हूँ कि जो इंस्टेंट का जमाना है, अब खाना चाहिए तो ऑर्डर कर दिया इंस्टेंट, ये चाहिए तो कर दिया, सही है, लेकिन पेशेंस अगर नहीं होगा तो चैलेंजेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसे मैंने कहा, शॉर्टकट टू सक्सेस तो कहीं पे भी नहीं है। आपको देना ही होगा उतना समय जितना जरूरी है उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए, और उसके बाद आपका ग्रोथ 100% गारंटीड है। अगर आपके 25 साल के एक्सपीरियंस को आप एकदम शॉर्ट में बताना चाहें तो आप क्या कहेंगे? बहुत उतार चढ़ाव से भरा हुआ, सक्सेस और फेलियर दोनों ही साथी हैं अपने, इनसे आप मुंह मत मोड़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों से आप सीख रहे हैं। सक्सेस हो तो आप ये मत करिए कि बस अब आपके अलावा कोई है ही नहीं, और फेलियर हो तो आप कभी ये मत सोचिए कि आप बस अब कुछ काम के नहीं है। तो 25 साल में बस यही देखा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्वभाव। ऑब्वियसली काम की बातें तो है ही कि कमिटमेंट, डेडिकेशन, ऑनेस्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका स्वभाव, आपको समझना होगा आपके आसपास जो लोग काम कर रहे हैं,
और कहीं पे भी अगर कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे आपको मन में कुछ खटक रहा है, आप रुकिए मत। आप जो भी रेलेवेंट पर्सन है, जो राइट पर्सन है उस जगह पे, आप अप्रोच करिए और बात करिए। बात करने से दो ही चीज होगी कि एक, सबसे पहला सबसे बड़ी चीज कि आपके मन की अंदर जो चीजें थी और जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी, व्याकुल कर रही थी, वो आप बाहर रख पाएंगे तो आप शांत हो जाएंगे। और सामने अगर आपने राइट जो पर्सनालिटी को चुना है तो आपको उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। तो हमेशा बस यही रखिए कि आप अपने आप को जो भी हो, ये 25 साल में सिर्फ इतना ही मैं कहूंगा कि ग्राउंडेड रहिए। उतार चढ़ाव आपको दोनों देखने मिलेंगे, सक्सेस भी बहुत मिलेगी, फेलियर्स भी आएंगे, लेकिन जो आप गेन करेंगे ना एज एन एक्सपीरियंस, अगर आप डेडिकेटेड है, कमिटेड है, वो आपको और एनरिच करेगा पर्सनली, आपके आजू बाजू के लोगों को डील करने में, उनसे व्यवहार रखने में, और आपको खुद को एक बहुत मेरे हिसाब से एट द एंड ऑफ इट आप क्या देखते हैं कि आप खुश हो जब आप ऑफिस से बाहर निकल रहे हो, ऑफिस में आ रहे हो तो और ज्यादा खुश हो। यही चीज आप देखते हैं, राइट? कि आपको ऐसा नहीं लगेगी अरे यार अब मैं ऑफिस जाना है अब, तो ये फीलिंग आपकी नहीं आएगी अगर आप ये चीज करें जो मैंने मेरे 25 साल में देखी। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। दिस वाज वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। लगभग आपके 25 साल का एक्सपीरियंस बहुत कम टाइम में। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच हुसैन, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बस यही कहूंगा कि ये ट्रांजिशन जो आप देख रहे हैं, हुसैन जी ने कई अच्छे महत्वपूर्ण सवाल पूछे और कई सवाल का जवाब थोड़ा लंबा हो गया। बस ये इसके लिए कि ये जो फेज है ना, जब हम सेल्स में थे तो हम सिर्फ एक या दो शब्द कहते थे, ऑपरेशन में आने के बाद वो मेरा जो एक दो शब्द है फिर मुझे एक लाइन या दो लाइन में समझाना होता था। एचआर में मैंने ये देखा कि वो दो जो चीज है, जो छोटी सी चीज हो, उसको लेकिन बताने के लिए आपको तीन चार तरीके से बताना होता है। बस उसकी वजह से कई जवाब ऐसे होते हैं जो थोड़े डिटेल हो जाते हैं। पर मेरी कोशिश यही थी कि मैं ये कहूं कि आप सब लोग जो भी हैं आपके कैरियर की शुरुआत करें या कैरियर के बीच में है, ये मत सोचिए कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं या आपने कुछ अचीव नहीं किया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी कम मत करिए, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी हमेशा रखिए, डेडिकेशन बहुत जरूरी है, और यही याद रखिए कि आपकी एक्सपीरियंस आपको ही एनरिच कर रहा है, किसी और को नहीं। तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है और आपको हमेशा काम आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित। थैंक्स।